ध्यान से सुनना तुम लोग। ठीक, अभी वेक्टर का स्ट्रक्चर हम लोग समझ रहे हैं कि उसमें ओरी ऑफ रैप होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर, दो ही चीज पे फोकस करते हैं। ठीक है, रॉप वगैरह सब भूल जाओ, रेस्ट्रिक्शन साइड भी भूल जाओ। अब जो सेलेक्टेबल मार्कर वाला रीजन है वो मोस्टली क्या हो सकता है, वो हमें इस तरीके से समझना है, इट कैन बी अ जीन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब कुछ भी जिस केमिकल से हम ट्रीट करें उसके उस केमिकल के उस केमिकल से रिएक्शन करना चाहिए ताकि हम उसकी कॉलोनी को सेलेक्ट कर सकें। क्लियर बेटा? हम किसी केमिकल किसी ग्रो मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, वहां पे कुछ तो केमिकल होगा, न्यूट्रिशन मीडियम या व्हाटएवर, वो सारे ही क्या है, केमिकल है। तो उसमें कुछ ऐसे फीचर्स होने चाहिए जिससे हम मार्क कर सकें। मार्कर मीन्स मार्क करना, जैसे हाइलाइटर यूज करते हैं ना हम लोग, एनसीईआरटी में स्टार बना दिया, हाइलाइटर से कलर कर दिया साइंटिस्ट के नेम को, ईयर को, उसी तरीके से हम वेक्टर में ऐसे जीन देख रहे हैं जिनकी वजह से हम उस वेक्टर की प्रेजेंस को मार्क कर सके, दैट इज सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक, नाउ फोकस करना यहाँ पे, जरा ये पैराग्राफ देख लेते हैं हम लोग। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्टिवली परमिट द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, चलो ठीक है इसको छोड़ो अभी। Transformation is a procedure through which a piece of DNA is introduced in a host bacterium. You will study the process in subsequent section. Normally the genes encoding resistance to antibiotics such as ampicillin, अब जितने ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नाम दे दिए बेटा, ये तो एंटीबायोटिक ध्यान ही में रखना, chloramphenicol, tetracycline and kanamycin are considered useful selectable marker for E. coli, और सबसे genetically engineered बैक्टीरिया जो यूज हो रहा है दैट इज एस्चेरिशिया कोलाई। तो इसके पास क्या क्या मार्कर जीन क्या क्या प्रेजेंट है। और ऐसा नहीं है बेटा कि सब एक में प्रेजेंट हो। देखो इकोलाई की, अब इस चीज को ऐसे समझो कि इकोलाई की कई स्ट्रेन हो सकती हैं, नेचुरली उसमें किसी में प्रेजेंट हो सकते हैं ऐसे प्लाज्मिड, किसी में नहीं प्रेजेंट होते। मोस्टली इकोलाई में एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन के प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो हम उन स्ट्रेन पे स्टडी करेंगे जिनके प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस जीन नहीं प्रेजेंट हो। Clear? The normal E. coli cells do not carry resistance against any of these antibiotics. अब समझो कि अगर नॉर्मली ई कोलाई के स्ट्रेन के बीच में, अब ट्रांसफॉर्मेशन की एक मैकेनिज्म तुम्हारे बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी है, ठीक है, ध्यान आ रहा है, जिसमें प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है, ट्यूब बनेगी, कौन से स्ट्रक्चर से ट्यूब बनती है, पिलाई से, ठीक है, पिलाई जो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया सेल के सरफेस से। अब इसका प्लाज्मिड एक F प्लस हो जाएगा, एक F माइनस हो जाएगा। F प्लस से अगर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया और ये प्लाज्मिड यहाँ पहुंच गया तो F माइनस वाला भी क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, F प्लस हो गया। ठीक, ये एक फिनोमिना है नेचुरली अकरिंग। ई कोलाई में था नहीं, लेकिन इस तरीके की किसी प्रोसेस से उसमें आ गया तो भी हो सकता है। तो यहाँ जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि नॉर्मली ई कोलाई सेल्स डू नॉट रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक, तो नॉर्मली है ये। ठीक, बट हो भी सकता है, इसके भी चांसेस हैं, तो आप ध्यान से समझो एक एक स्टेटमेंट को। तो सेलेक्टिव मार्कर की अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये प्रॉपर्टीज नोट डाउन करोगे। सेलेक्टिव मार्कर इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्लाज्मिड इन द सेल, क्योंकि हम इसकी ही वजह से क्या कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, सेलेक्ट कर पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टिव मार्कर द प्लाज्मिड बिकम यूजफुल फॉर द सेल। अगर हमें कोई पर्पस ही नहीं रहेगा, मतलब हम किसी तरीके से आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो हम उस वेक्टर को किस वे में यूज करें वो हमें दिख ही नहीं रहा है, ना हम कहीं पे उसके मल्टीप्लिकेशन को एनालाइज कर सकते हैं, न ही हम प्रोडक्ट को समझ सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, अनटिल एंड अनलेस इसके लिए हमें पूरा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दें और उसके बाद हम रिजल्ट को देखें तो हमारा बहुत टाइम और कॉस्ट सब वेस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो अभी क्या हमें फोकस करना है कि उस वेक्टर की प्रॉपर्टी में ऐसे सेलेक्टिव मार्कर होंगे तो हम क्विक प्रोसेस से उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो नॉन रिकॉम्बिनेंट से रिकॉम्बिनेंट में कन्वर्ट हो गया या नहीं। Under the selective conditions, only cells that contain plasmid with selectable marker can survive. और वो कंडीशन एक एक करके अभी हम लोग देखेंगे, उस कंडीशन में कैसे सरवाइव करेगी, वही जहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट है। ठीक, इट मीन्स कि अगर हम रेजिस्टेंस जीन की बात करें तो हम उसके रेस्पेक्ट में क्या कंडीशन दे सकते हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो एम्पिसिलिन के मीडियम में ग्रो करा दें।
ठीक, तो वो ही कॉलोनी, वही बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर पाएगा जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट होगा। ठीक, जहां पे नहीं होगा वो नहीं ग्रो कर पाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक, तो only cells that contain plasmid with selectable marker can survive. Genes that confirm resistance to various antibiotics are used. Genes that make cells resistant to ampicillin, neomycin और chloramphenicol are used. अब इसमें एक प्रॉपर्टी ये ध्यान में रहे कि आपको एक जीन से आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक जीन से आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो कि क्या चीज वहां पे सरवाइव कर रहा है। मतलब जस्ट सपोज कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हमने देख लिया तो हमारी तो कॉलोनी पूरी खत्म ही हो जाएगी। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को हमने क्या कर दिया, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया, अब उसको एम्पिसिलिन में ग्रो करा दिया तो हमारी तो कॉलोनी खत्म हो गई। हमें मिला कहाँ वो, एंड वो इकोलाई हमें कहाँ मिला कि कैसे ग्रो करेगा। क्लियर? वो इकोलाई हमें नहीं मिला क्योंकि वो तो रेजिस्टेंस पावर खत्म हो गई उसकी और वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो हमें ये देखने के लिए कि हो रहा है या नहीं, तो मिनिमम उसके पास 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट होना चाहिए, क्योंकि एक से हमने इंजर्शनल इनएक्टिवेशन करेंगे और दूसरे मीडियम में उसको ग्रो करा के देखेंगे तो वो सरवाइव करना चाहिए। समझ में आ रहा है? एक में इंजर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया लेकिन हम वो सरवाइव कर रहा है कि नहीं, तो दो दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दो रेजिस्टेंस एंजाइम साइट है वहां पे, एक में भी सरवाइव कर रहा है, इट मींस कि एक इंजर्ट हुआ है एक नहीं। तो इसको हमको कंपैरेटिव करने के लिए मिनिमम 2 रेजिस्टेंस साइट होना चाहिए। क्लियर है बेटा? एक मिनट बेटा। ठीक है, जीन्स दैट कंफर्म रेजिस्टेंस to various antibiotics are used. Genes that make cell resistance to ampicillin, neomycin or chloramphenicol are used. ठीक है बेटा, रिक्वायरमेंट समझ में आया? Due to the presence of selective marker, the plasmid becomes useful for the cell. Under the selective condition, only cells that contain plasmid with the appropriate selectable marker can survive. Commonly genes that, ये concluding points हैं। कंक्लूजन में आप इसको लिख सकते हो कि सेलेक्टेबल मार्कर का क्या कंक्लूजन है, क्या हम बोलना चाह रहे हैं इसमें। ओनली सेल्स दैट कंटेन plasmid with the appropriate selectable marker can survive in a given situation. Commonly genes that confer resistance to various antibiotics are used as selective marker in cloning vector. Clear? समझ में आ रहा है बेटा? ट्रिक। अब थोड़ा सा हम इस पे आ जाते हैं, तुम लोगों को ब्लैक स्क्रीन कर लेते हैं और सारी पॉसिबिलिटी पे बात कर लेते हैं। कंसंट्रेट करके सुनना। तो जब हम किसी भी रेस्ट्रिक्शन साइट को या जो हमारा ऑब्जेक्टिव है आरडीटी में, दैट इज डिजायर्ड डीएनए प्लस वेक्टर फॉर्म आरडीएनए, इसको क्या कराना है, हमें होस्ट में ट्रांसफॉर्म कराना है। ट्रांसफॉर्म करेंगे, अगर ये सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया तो इसकी क्लोनिंग होगी, मल्टीप्लिकेशन होगा। बेटा स्क्रीन दिख रही है ना पूरी? मल्टीप्लिकेशन होगा, एक्सप्रेशन होगा और डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है उसका एक्सप्रेशन होगा। उसको आइसोलेट कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव चल रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। फ्लो में नॉर्मल अगर हम ये फ्लो बनाए तो यही हो रहा है। यहाँ तक तो सबको क्लियर चल रहा है। अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, हम बोल रहे हैं कि इको R1 में नेचुरली नॉर्मल बात कर रही हूँ, नेचुरली तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि वो होता है प्लाज्मिड के ट्रांसफॉर्मेशन से आ जाता है उनके पास, तो ऐसे केसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट हम नॉर्मली क्या बात कर रहे हैं कि एक होस्ट इको R1 नहीं इकोलाई है, एक होस्ट इकोलाई है, इसके पास कोई भी
प्लाज्मिड प्रेजेंट है जिसके पास रेजिस्टेंस जीन नहीं है। इज इट क्लियर? यहाँ समझना, कंडीशन नंबर 1 मैंने लिया, एक इकोलाई है, नॉर्मल सेल है, जिसको थ्योरी में लिखा हुआ है कि नॉर्मल सेल के पास कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट नहीं है। इट मींस कि अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, चलो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट जिसकी हम बात करेंगे, कहाँ लिख दो, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, दो एंटीबायोटिक की हम यहाँ पे बात करेंगे। क्लियर बेटा? इसके पास कोई भी प्लाज्मिड नहीं है, तो अब हम इसको दोनों मीडियम की जो पॉसिबिलिटी है, एम्पिसिलिन मीडियम में या टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कराएंगे, तो ये क्या करेगा, डाई कर जाएगा, डेथ हो जाएगी इसकी। एक एक कंडीशन को समझते हैं। नॉर्मल इकोलाई जिसके प्लाज्मिड में रेजिस्टेंस जीन नहीं प्रेजेंट है, उसको एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में, मीडियम लिख लेते हैं हम इसको, ठीक है, इनक्यूबेट कराएंगे। इनक्यूबेशन मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनको ग्रो कराना। इनक्यूबेट कराएंगे तो ये पूरी कॉलोनी यहाँ पे डाई हो जाएगी, डेथ हो जाएगी इनकी, क्योंकि इनके पास रेजिस्टेंस जीन नहीं प्रेजेंट था। क्लियर? सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, यही नॉर्मल इकोलाई है। बेटा ध्यान से सुनो, तो मेरे को कलर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना टाइम बचेगा, बट अभी हम कर लेते हैं। ये इकोलाई है, इसके अंदर हमने एक ऐसा प्लाज्मिड एंटर किया जिसके पास एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। क्लियर? एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों रेजिस्टेंस जीन, दोनों जीन प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों के रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या होगा, अगेन हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, एम्पिसिलिन के मीडियम में हमने ग्रो कराया, टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में ग्रो करा दिया, ये क्या कर जाएगा, कॉलोनी ग्रो कर जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल बैक्टीरिया था, तब तो इसके पास रेजिस्टेंस साइट नहीं प्रेजेंट थी, लेकिन एक प्लाज्मिड हमने ऐड कर दिया जिसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट प्रेजेंट है। समझ रहे हो ना, लिखने की जरूरत नहीं है। AMP प्लस, ठीक, ये जीन प्रेजेंट है यहाँ पे। क्लियर? तो इस कंडीशन में ये इस मीडियम में क्या करेगा, ग्रो कर गया। एक एक पॉइंट को बेटा ध्यान से एकदम। थर्ड कंडीशन हम ले लें कि अगेन क्या ले लें हम, एक इकोलाई सेल ले लिए, इसके अंदर इसका नॉर्मल क्रोमोसोमल डीएनए, इसका नॉर्मल प्लाज्मिड डीएनए। अब हम जो इंसर्ट कराने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा आरडीएनए। आरडीएनए मैं कैसे बनाऊं, चलो बस ये प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा तो बहुत है आज के लिए। आरडीएनए हमने बनाया, यहाँ पे हमने इंसर्ट कर रखा है, ठीक, और ये इंसर्शन हमने कर दिया। अब जस्ट सपोज कि इंसर्ट कर दिया डिजायर्ड डीएनए को, अब जो साइट ऑफ इंसर्शन है वो हमने सेलेक्ट किया, एम्पिसिलिन ही ले लेते हैं, चलो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट में हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, आरडीएनए। इज इट क्लियर? कहीं पे भी नहीं समझ में आया तुरंत रोक देना। इसको हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया इकोलाई में। अब इकोलाई के अंदर जो प्लाज्मिड है उसके पास क्या अवेलेबल है, क्या अवेलेबल होगा, सोच के बताओ, कौन से जीन प्रेजेंट है, कौन से नहीं प्रेजेंट है, ध्यान से सोचो और बताओ, साथ में ही बताओ, बोलो बेटा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होंगे एज इट इज। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट में हमने इंसर्ट कर दिया है डीएनए को, तो वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के मीडियम में अगर हम इसको ग्रो करेंगे तो क्या होगा, और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करेंगे तो क्या होगा, फटाफट बताओ, बताओ बेटा, टाइम जाएगा, जल्दी बताओ। एम्पिसिलिन में डाई कर जाएगा, ये प्रोटीन की कॉलोनी सरवाइव नहीं करेगी, क्योंकि एम्पिसिलिन जीन यहाँ पे क्या हो चुका है बेटा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को शो करेगा।
हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट के इंसर्ट करने की वजह से वहां पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रोटीन जो फॉर्म हो रहे हैं वो क्या हो, इनएक्टिव हो चुके हैं। तो दैट इज इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वहां पे अभी एज इट इज है, इस रीजन में कहीं है और उसको हमने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रोटीन वहां पे फॉर्म हो रहे होंगे और एज ए रिजल्ट टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में वो सरवाइव कर रहा होगा। ठीक। अब जो चीज और समझना है दैट इज इकोलाई नॉर्मल है, नॉर्मल से कोई भी फॉरेन आया, फॉरेन डीएनए आया, दैट प्रोसेस इज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, समझ में आ रहा है। अब ट्रांसफॉर्मेशन की दो दो कंडीशन यहाँ पे हमने देखा, एक जो आरडीएनए था, एक जो आरडीएनए नहीं था। तो एक हमारा क्या हो गया जिसमें आरडीएनए नहीं है लेकिन प्लाज्मिड गया है, वो क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। इस पूरे जो चार्ट को मैं समझा रही हूँ इसको सब नोट डाउन करोगे तुम लोग। नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक। एक जो आरडीएनए गया वो क्या है, आरडीएनए गया वो क्या हो जाएगा बेटा, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन। कोई डाउट यहाँ पे किसी को, कोई डाउट बेटा? कंडीशन समझ में आया। फर्स्ट नॉर्मल इकोलाई है ना, उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है ना टेट्रासाइक्लिन, तो दोनों ही मीडियम में ग्रो कराने पे उसकी डेथ हो जाएगी, कॉलोनी ग्रो नहीं कर पाएगी। फिर हमने जस्ट प्लाज्मिड ट्रांसफर कर दिया, उस प्लाज्मिड में क्या प्रेजेंट है, जस्ट सपोज पीबीआर 322 ही ट्रांसफर कर दिया और उस प्लाज्मिड में क्या प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट भी प्रेजेंट है एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट भी प्रेजेंट है। ठीक, तो ये जीन अपना जीन एक्सप्रेशन करेंगे, एमआरएनए बनाएंगे और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रोटीन इनके पास प्रेजेंट होंगे और ये दोनों ही मीडियम में ग्रो कर जाएंगे। तो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म तो किया है, फॉरेन डीएनए, फॉरेन जीन, फॉरेन डीएनए आया है उस ऑर्गेनिज्म में लेकिन आर डीएनए नहीं है। क्लियर? नाउ थर्ड कंडीशन हम क्या किए कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वाले पोर्शन में हमने एक फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके। अब उसकी वजह से उस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन की इनएक्टिवेशन हो गया, दैट इज इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्ट करने की वजह से एम्पिसिलिन की एक्टिविटी जो थी वो इनएक्टिव हो गई, तो एज ए रिजल्टेंट अब वो उस मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएगा जिस मीडियम में एम्पिसिलिन प्रेजेंट होगा। तो एम्पिसिलिन मीडियम में उसकी डेथ हो जाएगी, बैक्टीरियल कॉलोनी नहीं बनेगी, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में वो सरवाइव कर जाएगा। क्लियर? तो दो दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, एक तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? तो हमारा जो ये प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस जो हम देख रहे हैं, इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हमें एक वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा कि क्या होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होने चाहिए उसके पास, ठीक है, साइट होनी चाहिए मतलब क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट होनी चाहिए। फिर हमें देखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज सेलेक्टेबल मार्कर, ताकि हम हमारे रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई कर पाए। अभी यहाँ तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि मैम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों केस में हो रहा है और दोनों कॉलोनी ग्रो कर सकती है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा रिकॉम्बिनेंट ग्रो कर रहा है। ठीक, तो हमारे रिकॉम्बिनेंट को ग्रो करने के लिए हमें दो मीडियम में दो बार टेस्ट करना पड़ेगा, जैसे एक में वो सरवाइव कर रहा है, एक में नहीं कर रहा है। जो पूरा ट्रांसफॉर्म है वो दोनों मीडियम में सरवाइव कर रहा है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट हमने यहाँ पे क्या देखा कि पॉसिबिलिटी है कि किस तरीके से उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो। अब जस्ट सपोज हमने आरडीएनए बना रहे थे हम, लेकिन लाइगेज एंजाइम ने सही वर्क नहीं किया, स्टिकी एंड सही से ज्वाइन नहीं हुए, ठीक है, कोई उनका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के प्रोसेस में रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, सेंट्रल डॉग्मा में ट्रांसक्रिप्शन में प्रोसेस प्रॉब्लम आ गई, ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आ गई, किसी भी केस में हमारा रिजल्ट नहीं हो रहा है, ठीक, हमें रिजल्टेंट नहीं मिल रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा कि हमारी कॉलोनी जो हम डिजायर्ड स्ट्रक्चर हो गया, वो डिजायर्ड स्ट्रक्चर हमें एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो?
तो उस केस में हमें वो एक्सपेरिमेंट आगे हम नहीं कैरी ऑन कर सकते, जस्ट हमें एक छोटे से लेवल पे एक पेट्री प्लेट में ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये एक्सपेरिमेंट हमारा रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हुआ या नहीं हुआ। क्लियर? इसके लिए हमें सेलेक्टेबल मार्कर वाली साइट बहुत जरूरी है। तो वी कैन से कि a vector must have a selectable marker site with which we can distinguish between transform and non-transfer, or and also between the recombinant and non-recombinant. Is it clear to all of you? बताओ बच्चा फास्ट। क्लियर है? इतना ही बहुत है। अगर आज के लिए इतना क्लियर है तो इस लेक्चर को एक बार और सुनोगे, एक बार और सुनोगे, क्योंकि सेलेक्टेबल मार्कर ही वो पोर्शन है जो आपको बहुत मतलब ट्रिकी बना देता है। आपका सेलेक्टेबल मार्कर में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो रहा है, आपका वो एक्सपेरिमेंट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अभी पूरी आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक बची हुई है, बट आपको उसका बेस समझ में आना चाहिए। ठीक है? तो ये जो मैंने ये वाला बनाया है, इसका स्क्रीनशॉट या इसको ऐसे रोक के पॉज करके बना लोगे अपने अपने हिसाब से अपना फ्लो चार्ट, और उससे समझोगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी होने जा रही है, जिससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? लेक्चर ओवर कर दो, फिजिक्स का भी लेक्चर होगा फिर ना। ठीक है, तो इसको देखो सुनो अच्छे से, किसी को भी कोई डाउट हो आज के आज क्लियर कर लेना, ताकि आगे की प्रोसेस हम लोग कल पढ़ें पूरा। बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर बच्चा, गुड डे।